हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमबी क्लासेस। यह वीडियो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है जो कोविड 19 लॉकडाउन के कारण अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी ओर से यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी कराई जा रही है और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर शुरू से कराया जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करें और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको 100% नेट जेआरएफ क्वालिफाइड की गारंटी दी जाती है। यदि आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए गाइडलाइंस को, वीडियो को और जो भी इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है इन सभी को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 100% नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर पाएंगे। यहाँ मैं पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस आपको स्टार्टिंग से कराऊंगा और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड डेलोर कमीशन की रिपोर्ट। यानी कि टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस में 10 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि शिक्षण का क्या मतलब होता है या अधिगम का मतलब क्या होता है। आप जानेंगे कि जो शिक्षण है या अधिगम है, इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी कि जो शिक्षण है उसका जो मूल अर्थ होता है सीखना या सिखाना, शिक्षा प्रदान करना। ये जो है शिक्षा हमें क्या करती है, तो शिक्षा हमें योग्य बनाती है, हमें अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं को और अपनी योग्यताओं का पूर्ण विकास करने में हमारी मदद करती है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य क्या हो जाता है, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षा का जो उद्देश्य है शिष्य के ज्ञान में, उसके व्यवहार में और विश्वास में वांछित परिवर्तन लाना। यानी कि अगर कहा जाए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य है कि छात्र के ज्ञान में, छात्र के व्यवहार में और छात्र के विश्वास में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसको आप आसानी से समझने के लिए आप इसे के बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं और के बी स्क्वायर के फॉर्मूले को आप जब एक्सपेंड करेंगे तब आप देखेंगे कि नॉलेज, बिहेवियर, बिलीव, यानी कि के फॉर नॉलेज, बी फॉर बिहेवियर और सेकेंड बी उसका मतलब है बिलीव। यानी कि शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थी के नॉलेज में, स्टूडेंट्स के नॉलेज में, उसके बिहेवियर में और उसके बिलीव में परिवर्तन लाना। और परिवर्तन कैसा? वांछित परिवर्तन लाना। यानी कि जो शिक्षक है वो जिस तरह से चाहता है कि हमें स्टूडेंट्स में इस तरह के परिवर्तन लाने हैं, तो वो परिवर्तन लाना ही शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि शिक्षण का अर्थ होता है सीखना या सिखाना और शिक्षण का उद्देश्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य यानी कि स्टूडेंट्स के नॉलेज में, उसके बिहेवियर में और उसके बिलीव में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी चीजों में परिवर्तन ही शिक्षण कहलाता है या अधिगम कहलाता है। अब देखेंगे कि शिक्षण में कुछ ऐसे बातें होती हैं जिनको समझना आवश्यक है। आप देखेंगे शिक्षण क्या है, एक योजनाबद्ध गतिविधि होती है। यानी कि इसमें प्लानिंग के साथ क्रियाएं की जाती हैं। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामयिक प्रक्रिया है। साथ ही शिक्षार्थियों या फिर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर है। जो शिक्षा है या शिक्षण, ये क्या करता है, विद्यार्थियों को
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर प्रोवाइड करता है, जिससे छात्र का एक तरफा विकास ना हो बल्कि उसके सभी पक्षों का विकास हो सके। तो शिक्षण का जो उद्देश्य है या शिक्षण जो है वो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को भी सुनिश्चित करना है। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है और यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक बौद्धिक गतिविधि है। और बौद्धिक गतिविधि का मतलब क्या होता है, इसमें दिमागी रूप से क्रियाएं जो है संपन्न की जाती हैं। दिमागी रूप से इसमें विद्यार्थियों के ऊपर प्रेशर आता है और वो चिंतनशील विद्यार्थी बनते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो शिक्षण है एक बौद्धिक गतिविधि है, इसमें बुद्धि का, विवेक का प्रयोग होता है। साथ ही शिक्षण एक प्रोफेशन है। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है। तो ये सभी चीजें जो है शिक्षण के अंतर्गत शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि शिक्षण का अर्थ हुआ सीखना सिखाना। शिक्षण का उद्देश्य हुआ विद्यार्थी के ज्ञान, व्यवहार एवं विश्वास में वांछित परिवर्तन लाना। जहां ये टर्म आपको दिखाई दे जाए वही टिक कर देना है और वही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद आप देखेंगे एक योजनाबद्ध गतिविधि है। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामयिक प्रक्रिया है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर है। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है और शिक्षण एक प्रोफेशन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो त्रिमुखी होती है। शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी होती है। और त्रिमुखी कैसे कि आप देखेंगे शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होते हैं और पाठ्यक्रम होता है। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, शिक्षक का होना, शिक्षार्थी का होना और जो चीजें बच्चों को पढ़ानी है उसके लिए एक पाठ्यक्रम होता है। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को शिक्षित करता है। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए त्रिमुखी अवधारणा अपनाई जाती है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो त्रिमुखी की बात कही है वो किसने कही है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि जॉन डेवी और रायवर्सन ने माना कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो त्रिमुखी होती है। तो इन दोनों ने माना कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिमुखी है। साथ ही आप देखोगे कि ऐसा कौन है जिसने शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी माना है। यहाँ पर आप देखोगे कि शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी मानने वाले जो विचारक हैं या विद्वान है वो एडम्स हैं और रॉस। ये दोनों विद्वान जो है शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी मानते हैं, जबकि जॉन डेवी और रायवर्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी माना है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को शामिल करते हैं। आई होप आप ये सभी चीजें समझ गए होंगे और इसमें अब किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्यों में ही आगे अब देखेंगे कि जो यूनेस्को है इसने शिक्षण उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए या शिक्षण उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए डेलोर कमीशन की स्थापना की थी। डेलोर्ट कमीशन भी कह सकते हैं आप इसको और डेलोर्ट कमीशन भी होता है, वैसे डेलोर कमीशन है। तो 1996 में इसने यानी कि यूनेस्को ने डेलोर कमीशन की स्थापना की थी और डेलोर कमीशन ने कुछ सुनिश्चित उद्देश्यों को यहाँ पर रिकमेंडेशन की थी। वो क्या है, इन सभी चीजों को देखें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शिक्षक को स्वयं शिक्षार्थी होना चाहिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो यहाँ पर ये शिक्षार्थी है, शिक्षक को स्वयं शिक्षार्थी होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो शिक्षक है वो हमेशा एज ए स्टूडेंट बना रहे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ सीखने की दिलचस्पी रहनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो शिक्षक है उसको हमेशा शिक्षार्थी होना चाहिए, नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नई नई चीजें को नहीं सीखेगा वो कैसे स्टूडेंट्स को बताएगा। तो इसीलिए यूनेस्को के तहत स्थापित की गई कमीशन डेलोर्ट कमीशन 1996 में उद्देश्यों में एक उद्देश्य है शिक्षक को स्वयं शिक्षार्थी होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है
कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का एक उद्देश्य यहाँ पर स्थापित किया गया। और सर्वांगीण विकास से मतलब है कि विद्यार्थी का चारों ओर से विकास होना, यानी कि उसका बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांवेगिक रूप से, आर्थिक रूप से आदि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया। अगर हम थर्ड उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक को अपना ज्ञान और अनुभव स्थानांतरित कर सामाजिक बालक का निर्माण करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया गया कि जो शिक्षक है उसको हमेशा ही अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी जानकारी या सूचनाएं वो स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करना चाहिए। ट्रांसफर करके वो एक सामाजिक बालक का निर्माण करे। सामाजिक बालक का निर्माण से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ये है कि बालक का जो निर्माण है वो ऐसा होना चाहिए जो समाज के साथ तालमेल बनाकर रखे। इसके अलावा आप फोर्थ में देखेंगे कि शिक्षक द्वारा पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील करना चाहिए तथा उसका प्रस्तुतिकरण जो है सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से और बालक के सुविधाजनक रूप से किया जाना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी शिक्षक है उसको पहले पढ़ाने से पहले पाठ्य योजना बना लेना चाहिए। पाठ्य योजना बनाने के लिए जो है इससे क्या होगा, तो इससे शिक्षण प्रक्रिया जो है गतिशील हो जाएगी। ठीक है। तो जो पाठ्य योजना बनाएगा शिक्षक, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो सरल, स्पष्ट तरीके से किया जाना चाहिए और बालक के अनुरूप यानी कि उसकी सुविधा अनुसार किया जाना चाहिए। फिफ्थ उद्देश्य में यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। और सिक्स्थ उद्देश्य में आप देखोगे कि शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन, प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण शामिल करना। तो आप यहाँ पर देखोगे जो किस तरह से डेलोर कमीशन ने अपने उद्देश्यों में शिक्षण प्रक्रिया के तहत अनुदेशन को, प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को और सूक्ष्म शिक्षण आदि चीजों को भी शामिल किया। सेवंथ में देखोगे आप कि शिक्षण को अपने विषयों के साथ साथ अन्य विषयों के ज्ञान को जोड़कर सिखाना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपने विषयों के साथ साथ अन्य विषयों के ज्ञान को भी विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। आठवें नंबर पर आप देखोगे कि शिक्षण वातावरण का निर्माण करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशनल इन्वायरमेंट नहीं है तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सही तरीके से संचालित नहीं हो सकती और जब संचालित नहीं होगी तो शिक्षक जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षण का वातावरण का जो निर्माण है वो सही होना चाहिए। अब देखेंगे आप कि 9वें में क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों में अवांछित व्यवहार या फिर आदतें, इनको दूर करके ही वांछित व्यवहार को निर्मित किया जा सकता है। तो शिक्षक का हमेशा ही यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों के अंदर अवांछित आदतें, व्यवहार, इनको दूर किया जाए और जो वांछित व्यवहार है, अच्छे व्यवहार हैं, उसका निर्माण करें। इसी के साथ ही जो 10वें नंबर पर है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको कला एवं विज्ञान दोनों रूप से ही समझाना चाहिए। तो ये सभी तरह के उद्देश्य डेलोर कमीशन ने 1996 में बताए और यूनेस्को द्वारा स्थापित की गई ये एक कमीशन थी। और यूनेस्को क्या है? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने शिक्षण प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए डेलोर कमीशन की स्थापना की थी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और वहां देखते हैं कि बीएस ब्लूम जो कि शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नामक एक किताब लिखते हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये किताब उन्होंने 1956 में लिखी और बीएस ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को बताया, जिसमें हम देखेंगे
कि जो पहले शिक्षण के उद्देश्य हुआ करते थे उसको 3 R से डिनोट करते थे। 3 R's का क्या मतलब है यहाँ पर? तो आप देखेंगे रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। पहले इस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जाता था। रीडिंग होता था, राइटिंग एंड अरिथमेटिक इस फॉर्म में। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीएस ब्लूम है, इन्होंने इसको 3 R's की जगह 3 H's में कन्वर्ट कर दिया। और 3 H's का जो फुल फॉर्म है, पहला हेड, हर्ट एंड हैंड। तो हेड, हर्ट, हैंड, यहाँ पर देखेंगे हेड मतलब है ज्ञानात्मक, हर्ट मतलब है भावात्मक और हैंड मतलब है मनोसंचालित। यानी कि बीएस ब्लूम ने 3 R's को 3 H's में कन्वर्ट कर दिया और शिक्षण उद्देश्यों को 3 H's के रूप में बताया। 3 H's में आपने देखा इस ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित रूप से इसको नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संज्ञानात्मक, इसको आप ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक दोनों ही कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव कहते हैं। दूसरा है भावात्मक, जिसको अफेक्टिव कहते हैं और तीसरा है मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर कहते हैं। अब देखेंगे आप कि जो संज्ञानात्मक है यानी कि कॉग्निटिव, इसमें शिक्षण के उद्देश्यों को बताते हुए बीएस ब्लूम ने क्या चीज कहा है? तो यहाँ पर देखेंगे कि बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर जानकारी प्राप्त करना। यानी कि जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसमें विद्यार्थियों को बौद्धिक क्षमता पर बल दिया जाता है, दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है और ऐसी समस्याएं यहाँ पर विद्यार्थियों को दी जाती हैं जो कि चिंतनशील कर सकें, तर्क वितर्क कर सकें, उनके बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके और इन सब के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि इसमें देखेंगे कि मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है और मस्तिष्क का जहाँ भी इस्तेमाल हो वो संज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाएगा। वहीं ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों में जो दूसरा उद्देश्य बताया, भावात्मक उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में अफेक्टिव कहते हैं। यदि हम भावात्मक उद्देश्य की बात करें तो इसमें देखेंगे आप, इसका संबंध शिक्षक और छात्र के भावात्मक संवेगों से होता है। छात्र के मन को समझकर जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। तो कोई शिक्षक यहाँ पर छात्र के मनोभावों को समझता है, उसके विचारों को समझता है और उस विचारों को, मनोभावों को समझते हुए, उसकी समस्या को समझते हुए उस समस्या का समाधान करता है। अगला आप देखोगे कि मनोगत्यात्मक उद्देश्य। मनोगत्यात्मक उद्देश्य का मतलब है साइकोमोटर, इंग्लिश में कहेंगे। इसमें तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे उनमें तकनीकी कौशल को अधिग्रहण करने की क्षमता होती है। मनोगत्यात्मक शिक्षण में शारीरिक और मानसिक शिक्षण दोनों शामिल होता है। तो यहाँ पर तकनीकी कौशल का अहम भूमिका होती है। साथ ही शारीरिक और मानसिक शिक्षण इसमें शामिल होता है मनोगत्यात्मक में, और जो समस्या है उसके समाधान में तकनीक का, कौशल का प्रयोग करके किया जाता है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र की समस्या का समाधान करते हुए तकनीकों का, कौशल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ शारीरिक व मानसिक शिक्षण दोनों ही शामिल होता है। यदि इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो इसमें प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे की समस्या का समाधान किया जाता है। इस तरह से बीएस ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को बताए गए संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक उद्देश्यों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य बताए ब्लूम ने, उन्होंने उनके कुछ चरण भी बताए हैं। जैसे कि संज्ञानात्मक उद्देश्य के चरण को आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद बोध होगा, फिर उस चीजों का उपयोग होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य के ये चरण हैं, इन चरणों को ध्यान रखें। पहला चरण ज्ञान, फिर बोध, फिर उपयोग, फिर विश्लेषण,
फिर संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन। ज्ञान में आप देखेंगे तो यहाँ पर जानकारी प्राप्त की जाती है, यानी कि जो भी विषय वस्तु हैं, तथ्य हैं, उनसे संबंधित चीजों की जानकारी ली जाती है। जानकारी के बाद बोध में देखेंगे उन सब चीजों के अर्थ को समझा जाता है। अर्थ को समझने के बाद उसका उपयोग, यानी कि तथ्यों का जो है सही उपयोग किया जाता है। और तथ्यों के सही उपयोग के बाद जो है उन तथ्यों को क्या किया जाता है, नेक्स्ट में देखेंगे विश्लेषण। तो विश्लेषण में आ जाएगा उन तथ्यों को छोटे छोटे रूप में तोड़कर उसकी बारीकी से समस्या को सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे संश्लेषण, जब छोटे छोटे रूप में तोड़कर हमने हर एक चीज को डीप से समझ लिया, समझने के बाद क्या करते हैं कि विभिन्न विषय वस्तुओं को हम एकत्रित करते हैं और एक नए तरीके से उसका निर्माण करते हैं, यानी कि अब सभी तथ्यों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। इन सब के बाद जो है अंत में आप देखेंगे कि मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि निर्णय लिया जाता है कि किसी भी संदर्भ में निर्णय लेना, यानी कि कोई समस्या थी, उस समस्या के बारे में हमने पहले जानकारी इकट्ठी की, उसके अर्थ को समझा, उसके बाद उसका सही उपयोग क्या है उसको जाना। ये हर एक तथ्य को हमने विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद हमने उन सबको फिर समेट लिया, जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद अंत में हम निर्णय लेंगे। इस तरह से ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य के चरणों में 6 चरण बताए। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा उपयोग, चौथा विश्लेषण और पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन करना। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे इन सभी चीजों में, इन सभी चरणों में हर एक जगह बौद्धिक क्षमता का उपयोग करना जरूरी है, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस संज्ञानात्मक उद्देश्य में हमेशा ही याद रखें कि यहाँ पर बौद्धिक गतिविधियां शामिल होती हैं, यानी कि यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य, और इसके चरण को यदि आप देखेंगे तो इसमें कुल 5 चरण है। पहला है आग्रहण, दूसरा प्रतिक्रिया, तीसरा आकलन और चौथा संयोजन और पांचवा निरूपण। यहाँ पर देखेंगे आप आग्रहण का क्या मतलब होता है। तो आग्रहण का मतलब होता है कि सुनने की इच्छा। दूसरा है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का क्या अर्थ होता है, सहभागिता की इच्छा। पहला सुनने की इच्छा और प्रतिक्रिया का अर्थ है सहभागिता की इच्छा। और तीसरा आकलन। आकलन का मतलब होता है सीखे गए तथ्यों का क्या महत्व है। और चौथा संयोजन, यानी कि तथ्यों का एकत्रीकरण करना। और पांचवा देखेंगे आप निरूपण, यानी कि जो तथ्य हैं उसकी व्याख्या करना। तो ये चरण भावात्मक उद्देश्य के चरण हैं जो कि ब्लूम द्वारा बताए गए हैं। और यही आप देखेंगे मनोगत्यात्मक उद्देश्य के चरण को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके भी 5 चरण हैं, और इसमें आप देखोगे कि प्रतिरूपता पहला, दूसरा कार्य साधन, तीसरा परिशुद्धता, चौथा स्पष्ट अभिव्यक्ति और पांचवा प्रकृतिकरण। यहाँ पर एक एक करके इनको समझते हैं। प्रतिरूपता, प्रतिरूपता का क्या अर्थ होता है, तो शिक्षक जिस रूप में बताए और छात्र उसी रूप में जब उसे समझ ले तो उसे ही कहते हैं प्रतिरूपता। फिर आप देखेंगे कार्य साधन। कार्य साधन से मतलब है कि विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके गलतियों को दूर करना। तो नई नई उपकरण, नए नए तकनीकों का प्रयोग करके जो गलतियां हैं उसको कम किया जाता है कार्य साधन के अंतर्गत। तीसरे में आप देखेंगे परिशुद्धता, यानी कि परिशुद्धता कब आएगी, जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी, शुद्धता आएगी। साथ ही स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति में यदि आप देखेंगे कि जो शिक्षक है वो लगातार चीजों को बताए, प्रैक्टिस कराए और फिर उसकी व्याख्या करे, तो इससे क्या होगा कि स्पष्ट अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो डेवलप्ड होगी। पांचवा है प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण का अर्थ है कि एक जगह की विषय वस्तु को दूसरी जगह लागू करना, यानी कि किसी भी चीज को यूनिवर्सल बनाना, जर्नलाइज करना। इस तरह से हम जब विषय, एक जगह की विषय वस्तुओं को दूसरी जगह लागू करते हैं तो इससे
नए चीजों का निर्माण होता है और नई चीजों को जानने का मौका मिलता है। इस तरह से प्रकृतिकरण में हम चीजों को सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। इस तरह से आप इन सभी चरणों को समझ गए होंगे। तो ब्लूम ने पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य बताए, उसके बाद संज्ञानात्मक उद्देश्यों के चरण बताए, इसी तरह से भावात्मक उद्देश्य और इसके चरण, और मनोगत्यात्मक उद्देश्य और इसके चरण। और अब हम आखिर में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जीन पियाजे से लगातार क्वेश्चन आता रहा है और यहाँ पर हम इनके संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत दिया उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जीन पियाजे ने सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको 4 चरणों में बांटा। उसको 4 चरणों में बांटा और यहाँ पर आप देखोगे कि जो पहला चरण इन्होंने बताया उसको नाम देते हैं संवेदी प्रेरक। पहला चरण जो है वो संवेदी प्रेरक बताते हैं और इस संवेदी प्रेरक में जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं वो कि 0 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर काउंट करते हैं। यानी कि 0 से लेके जन्म से लेके 2 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनके अंतर्गत जो संज्ञानात्मक विकास है वो संवेदी प्रेरक की संज्ञा देते हैं। उसके बाद 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं उनमें जो है पूर्व संक्रियात्मक विकास होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के जो बालक होते हैं उनमें जो बुद्धि का विकास होता है उसको यह मूर्त संक्रियात्मक की संज्ञा देते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के जो बालक होते हैं इनको औपचारिक की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 चरणों में बांटा है। इसमें पहला है संवेदी प्रेरक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक। और इसको बांटने का आधार उन्होंने बालकों की आयु के अनुसार किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बालक होते हैं वो सामान्यतः जो है यूनिवर्सली तरीके से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शैशवावस्था काल 0 से लेके 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था काल माना जाता है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था काल जो माना जाता है 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। चलिए अब फिर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर जान जाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यदि देखेंगे तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है और उससे ये पूछा जा रहा है कि जो किशोर विद्यार्थी हैं वो विकास के किस चरण में है। तो यदि जब तक आपको किशोर विद्यार्थियों का एज ग्रुप नहीं पता होगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते। और साथ ही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो 4 चरण बताए हैं इनको भी जानना आवश्यक है। चलिए पहले यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, बी है मूर्त संक्रियात्मक, सी है पूर्व संक्रियात्मक और डी है औपचारिक। तो यदि आप देखें तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 4 चरण बताए गए, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। अब आप देखेंगे जो किशोर विद्यार्थी की बात की गई है तो किशोर विद्यार्थियों का जो एज ग्रुप है 12 से 18 वर्ष तक का एज ग्रुप को माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो औपचारिक है इसमें देखोगे आप तो एज ग्रुप 11 से लेके 15 वर्ष तक का दिया गया है, जिसको हम लोग किशोर विद्यार्थियों के एज ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किशोर विद्यार्थी है वो विकास के किस चरण में है, तो विकास के 4th चरण में है, यानी कि औपचारिक में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, औपचारिक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे आप तो निम्नलिखित में से
कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? ऑप्शन ए है स्मरण, बी है समस्या समाधान, सी है महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान और डी है सत्य में विश्वास। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप, तो पूछा है कि कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक ना हो, तो संज्ञानात्मक ना हो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्मरण, समस्या समाधान, महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान या सत्य में विश्वास। तो आप यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे सत्य में विश्वास। सत्य में विश्वास कैसे? यहाँ पर आप देखेंगे कि संज्ञानात्मक जो विशेषताएं थी उसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया था, लेकिन क्या सत्य में विश्वास करना बौद्धिक गतिविधि शामिल है? तो नहीं है शामिल। इस तरह से इसका जो गैर संज्ञानात्मक विशेषता हो जाएगी सत्य में विश्वास करना, और बाकी सब जो है संज्ञानात्मक विशेषताएं मानी जाती हैं। साथ ही एक अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है? तो उच्च संज्ञानात्मक की बात की गई है और इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन है तथ्यों एवं उनके अनुक्रमों का अधिगम, नियमों तथा क्रिया अनुक्रमों का अधिगम, अवधारणा तथा अभूतों का अधिगम, अभिज्ञता एवं मूल्यन का अधिगम। तो उच्च संज्ञानात्मक आप देखेंगे किसमें पाई जाती है? तथ्यों एवं उनके अनुक्रमों का। तथ्यों को और उनके अनुक्रमों को अगर हम सीख लें तो क्या ये उच्च संज्ञानात्मक की कैटेगरी में आएगा? नियमों को पढ़ लें, उनके क्रियाओं को समझ लें तो क्या ये उच्च संज्ञानात्मक में आएगा? और डी में है अभिज्ञता एवं मूल्यांकन का अधिगम। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन सी अवधारणा और अभूतों का अधिगम जो है उच्च संज्ञानात्मक की कैटेगरी में शामिल होगा, क्योंकि किसी अवधारणा को समझना, अभूतों को समझना उच्च संज्ञानात्मक विशेषता मानी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर सी सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए केएमबी क्लासेस। यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी और इसी तरह से लगातार वीडियो आपको दिया जाएगा और इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग केएमबी क्लासेस।